अस्सलाम वालेकुम माय रिस्पेक्टेड मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आज हमारा टॉपिक है PLT प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग पार्ट 2। तो बुनियादी तौर पे जो है ये वीडियो जो है जो हायर एजुकेशन की तरफ से कॉलेज उस्ताद जो हैं उनकी प्रमोशन और तरक्की के लिए जो है जो ट्रेनिंग का सिलसिला जो है शुरू किया गया है, और ट्रेनिंग के बाद जो उनका जो एग्ज़ाम होता है उसको बुनियाद बनाकर जो है ये वीडियो तैयार की गई है। और इसमें तमाम वो क्वेश्चन जो है शामिल करने की कोशिश की गई है जो मुख्तलिफ इम्तहानात के अंदर जो है जो हायर एजुकेशन की तरफ से टेस्ट लिए जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो उसमें से शामिल MCQs को जो है सिलेक्ट किया गया है। आइए इसका आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज हाफिज़ाबाद। PLT प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग पार्ट 2। द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द अवेयरनेस, appreciation, skills and commitment to address the environmental issues, enable students to apply scientific process and higher order thinking skills to resolve the environmental problems। तो आइए इसका पहला जो MCQ है उसको सॉल्व करते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है PITB स्टैंड्स फॉर, दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। PITB स्टैंड्स फॉर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। PITB स्टैंड्स फॉर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगरी ऑफ केव। अलीगरी ऑफ केव वाज रिटन बाय, ये किताब का नाम है। अलीगरी ऑफ केव वाज रिटन बाय प्लेटो, एरिस्टोटल और सुक्रेटिस। द करेक्ट आंसर इज प्लेटो। जो प्लेटो जो है उसका तल्लुक जो है वो एंशियंट ग्रीक के साथ है, और उसकी किताब का नाम है अलीगरी ऑफ केव। तो जो एरिस्टोटल है, सुक्रेटिस जो है, ये तीनों जो सियासी मुफक्रीन हैं इनका तल्लुक जो है वो कदीम यूनान के साथ ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज एसेंशियल इन एजुकेशन स्कीम ऑफ ग्रीक फिलासफर्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो आपने बताना ये है या आपने ये जानना ये है कि जो एंशियंट ग्रीक था और उस वक्त जो प्लेटो और एरिस्टोटल ने जो अपना जो स्कूल सिस्टम शुरू कर रखा था, जो स्कूलिंग वो करते थे, या अपनी एकेडमीज़ के अंदर जो है या उस दौर के अंदर जो है कौन सी जो स्पोर्ट थी उसको एजुकेशन सिस्टम का एक लाजमी हिस्सा जो है तस्वर किया जाता था। उसमें ऑप्शन है रेसलिंग, एथलेटिक्स, पोलो, जिम्नास्टिक। दोबारा क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज एसेंशियल to education scheme of Greek philosophers Plato and Aristotle? Wrestling, athletics, polo and gymnastic. The correct answer is wrestling। रेसलिंग जो है उसमें एजुकेशन स्कीम जो थी प्लेटो और एरिस्टोटल के दौर में, उसके लिए ये एक कंपलसरी जो है स्पोर्ट्स जो है वो तस्वर की जाती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैजुअल लीव, इत्तफाकिया छुट्टी जो हम अदारों में लेते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो कैजुअल लीव इज़ नॉट ए राइट ऑफ द ऑफिसर्स। तो आपने बताना ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त है या कि दुरुस्त नहीं है, ट्रू या फॉल्स है। कैजुअल लीव इज़ नॉट ए राइट ऑफ द ऑफिसर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कैजुअल लीव जो है ये सिविल सर्वेंट का राइट नहीं है, यानी जिसको हम अपना राइट समझते हैं तो राइट नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये जो हमारा जो ऑफिसर होता है उसकी मर्ज़ी होती है कि वो हमें कैजुअल लीव जो है वो सैंक्शन करता है या कि नहीं करता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल माइनर पेनल्टीज अकॉर्डिंग टू द पीडा एक्ट 2006 आर। जो पीडा एक्ट है जो 2006 के अंदर जो है ये पंजाब असम्बली ने इसको मंजूर किया था, उसके मुताबिक जो मुख्तलिफ जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी तरफ से जो मुख्तलिफ कवानीन की खिलाफवर्जी होती है, तो उसके मुताबिक जो उनको जो पेनल्टीज़ दी जाती हैं उन पेनल्टीज़ की दो इकसाम होती हैं। एक मेजर पेनल्टीज़ होती हैं और दूसरी माइनर पेनल्टीज़ होती हैं। आपने बताना ये है टोटल माइनर पेनल्टीज़ अकॉर्डिंग टू द पीटा एक्ट आर।
तो आपने बताना है कि जो माइनर पेनल्टीज़ हैं उनकी तादाद कितनी है, 5 और 10। द करेक्ट आंसर इज़ 5। टोटल माइनर पेनल्टीज अकॉर्डिंग टू द पीटा एक्ट आर 5। तो इसका दुरुस्त जवाब है 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट was passed in 1974, 1994. The correct answer is 1974. पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट was passed in 1974। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस एन ई जो बहुत मशहूर एक टर्म है, एस.एन.ई का हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एस.एन.ई स्टैंड्स फॉर शेड्यूल फॉर न्यू एक्सपेंडिचर्स और शेड्यूल फॉर नेशनल एक्सपेंडिचर्स। एस.एन.ई स्टैंड्स फॉर शेड्यूल फॉर न्यू एक्सपेंडिचर्स। तो आपने याद रखना है कि एस.एन.ई जो है इसका मतलब होता है शेड्यूल फॉर न्यू एक्सपेंडिचर्स। पहला ऑप्शन जो है इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कॉलेज काउंसिल इज कंसिस्टेड ऑफ 17 मेंबर्स या 27 मेंबर्स। द कॉलेज काउंसिल इज कंसिस्टेड ऑफ 17 मेंबर्स। 17 मेंबर्स के ऊपर जो है कॉलेज काउंसिल जो है वो मुश्तमिल होती है। तो टोटल मेंबर जो होते हैं कॉलेज काउंसिल के 17 होते हैं। और इस कॉलेज काउंसिल को जो है चेयर जो है वो प्रिंसिपल करता है जो मुतलका कॉलेज होता है। और इस कॉलेज काउंसिल का जो सेक्रेटरी होता है वो मुतलका कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल होता है। और काउंसिल का जब मीटिंग होती है, जब उसका सेशन हो रहा होता है, तो उसमें जो उस इजलास के जो मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं वो भी जो है वो वाइस प्रिंसिपल की ही जिम्मेदारी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिंक्डइन इज ए प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग और नेटवर्क। द आंसर इज नेटवर्क। लिंक्डइन इज ए प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल नेटवर्क। तो ये जो टर्म है लिंक्डइन इज ए प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल नेटवर्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वुमेन हरासमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 2010, 2020। द आंसर इज 2010। 2010। तो वुमेन हरासमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 2010। तो ये 2010 के अंदर जो है वुमेन हरासमेंट एक्ट जो है उसकी मंजूरी दी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पीडा एक्ट 2006 इज एप्लीकेबल अपॉन द एम्प्लॉइज इन नंबर 1 गवर्नमेंट सर्विसेज, कॉरपोरेशन सर्विस एंड रिटायर्ड पर्सनस। नेक्स्ट है ओनली गवर्नमेंट सर्वेंट्स। और तीसरा ऑप्शन है ओनली रिटायर्ड पर्सनस। आपने बताना ये है कि जो पीडा एक्ट है 2006 जो है, पीडा एक्ट 2006, ये इसको अप्लाई जो है वो किसके ऊपर जो है वो किया जाता है। द पीडा एक्ट 2006 इज एप्लीकेबल अपॉन द एम्प्लॉइज इन गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कॉरपोरेशंस एंड रिटायर्ड पर्सनस। नंबर टू ऑप्शन है ओनली गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ओनली रिटायर्ड पर्सनस। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। पीडा एक्ट इज एप्लीकेबल अपॉन द गवर्नमेंट सर्विस, कॉरपोरेशंस और रिटायर्ड पर्सनस। तो ये तीन जो कैटेगरी हैं, ये पीडा एक्ट जो है इसका इतलाक़ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर भी होता है, जो मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस हैं उनके ऊपर भी इसका इतलाक़ होता है, और जो रिटायर्ड पर्सनस होते हैं उनके ऊपर भी इसका इतलाक़ होता है। यहाँ तक कि जो पीडा एक्ट है उसका जो मुख्तलिफ जो बैंक मुलाजमीन होते हैं उसके ऊपर भी इसको जो है अप्लाई किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। HEC हायर एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स कम्युनिटी कॉलेज पायलट प्रोजेक्ट इन 4 कॉलेजेस और 10 कॉलेजेस। तो 4 कॉलेजेस जो है इसका जवाब है। HEC जो है हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको कहा जाता है कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स कम्युनिटी कॉलेज पायलट प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, दोबारा सुन लीजिएगा, कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स कम्युनिटी कॉलेज पायलट प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को जो है इनिशियली जो है 4 कॉलेजेस के अंदर जो है वो शुरू किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बुक डेटाबेस ऑफ हैप्पीनेस, किताब का नाम है द बुक डेटाबेस ऑफ हैप्पीनेस इज़ द वर्क ऑफ रूट वी वन हेवन, हेनरी किसिंजर, नोम चोमेस्की,
J.S. मिल। तो इसमें दुरुस्त जवाब है रुथ वेवन हेवन। तो रुथ वेवन होवन जो है इस किताब का राइटर है। डेटा बेस ऑफ हैप्पीनेस वाज रिटन बाय द रुथ वेवन होवन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इज। एज ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इज 120 days, 90 days, 60 days और 180 days। द आंसर इज 120 days। तो जो प्रेसिडेंट है जो ऑर्डिनेंस जारी करता है उसकी जो टेनोर है या उसकी जो एज होती है, लिमिट होती है, वो 120 दिन पर जो है वो मुश्तमिल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रोविंशियल गवर्नर इज 90 days, 120 days, 130 days and 140 days। The answer is 90 days। याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो है जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करता है, उसकी जो टाइम लिमिट है वो है 120 डेज। और जो सूबे का गवर्नर जो होता है, जो प्रोविंशियल गवर्नर होता है, वो जो ऑर्डिनेंस जारी करता है उसकी जो एज लिमिट है वो है 90 डेज। तो सदर की तरफ से वफाक के अंदर जो ऑर्डिनेंस जारी होगा वो 120 डेज के लिए होगा, और जो गवर्नर की तरफ से जो ऑर्डिनेंस जारी होगा वो 90 दिन के लिए, यानी 3 माह के लिए जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी होगा। और नेक्स्ट है न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरल रियलिज्म थ्योरी वाज फर्स्ट आउटलाइन इन द बुक। किताब का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 बाय केनेथ वाल्ट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ड पेडागोगिकल, दोबारा देखिएगा, द वर्ड पेडागोगिकल, पेडागोगी एंड पेडागोग, ये 3 अल्फाज हैं कमोपेश एक जैसे इनका तलफ़्फ़ुज़ है और एक जैसे मैनी है। पेडागोगिकल, पेडागोगी एंड पेडागोग ऑल कम फ्राम द। आपने बताना ये तीनों अल्फाज की जो ओरिजिन क्या है, ये कहाँ किस लफ्ज़ जो है ड्राइव किए गए हैं या किस ज़ुबान के लफ्ज़ जो हैं वो ड्राइव किए गए हैं। तो वो ज़ुबान भी आपने बतानी है और आपने ये भी जानना है कि वो लफ्ज़ क्या कौन सा है जिससे ये पेडागोगिकल और पेडागोगी और पेडागोग जो हैं ये 3 अल्फाज जो हैं ये ड्राइव किए गए हैं। उसमें ग्रीक वर्ड है पेडागोगस, लैटिन वर्ड पेडागोगिस, फ्रेंच वर्ड पेडागोगिस और अरेबिक पेडागोगिस। तो आपने बताना ये है कि किस ज़ुबान से जो है लिया गया है। तो उसमें पहला ऑप्शन जो है वो दूसरा ऑप्शन है द वर्ड पेडागोगिकल, पेडागोगी एंड पेडागोग ऑल कम फ्राम द ग्रीक वर्ड पेडागोगस। तो ये ग्रीक वर्ड है पेडागोगस जिससे ये तीनों अल्फाज जो हैं वो ड्राइव किए गए हैं। ये एजुकेशन का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है टर्म है। आगे इसका एक बार इसमें एक और क्वेश्चन भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ग्रीक वर्ड पेडागोगिस ओरिजिनली द वर्ड फॉर ए स्लेव हु ब्रॉट द चिल्ड्रंस टू। तो ये जो ग्रीक वर्ड है पेडागोगिस जो है ये बेसिकली एक ऐसे स्लेव के लिए इस्तेमाल किया जाता था ग्रीक के अंदर। हु ब्रॉट द चिल्ड्रन टू, जो बच्चों को लेके जाता था कहाँ पे, स्कूल फर्स्ट ऑप्शन है, प्ले ग्राउंड, चर्च और फैक्ट्री। तो आपने बताना ये है द ग्रीक वर्ड पेडागोगिस जो है ओरिजिनली द वर्ड फॉर ए स्लेव, एक ऐसे स्लेव के लिए ये टर्म जो है इस्तेमाल की गई। हु ब्रॉट द चिल्ड्रन टू स्कूल, प्ले ग्राउंड, चर्च, फैक्ट्री। द आंसर इज स्कूल। दोबारा इस टर्म को देखिएगा, ग्रीक पेडागोगिस ओरिजिनली द वर्ड फॉर ए स्लेव हु ब्रॉट चिल्ड्रन टू स्कूल। तो एक ऐसा गुलाम, ऐसा शख्स, ऐसा जो बच्चों को स्कूल लेके जाता था, उसके लिए ये टर्म जो है इस्तेमाल जाती थी और उसी से जो है पेडागोगी जो है ये टर्म जो है वो ड्राइव की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट। मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं, यानी किसी भी इंसान का जहनी तौर पे दुरुस्त होना, तंदुरुस्त होना क्या होता है। मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। दूसरा है इकोनॉमिक, मैट्रिमोनियल एंड फाइनेंशियल वेलबीइंग। तो मेंटल हेल्थ जो है
ये क्या है, मेंटल हेल्थ किस किस्म की कैफियत को कहते हैं और इसकी क्या फीचर्स हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। दूसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक, मैट्रिमोनियल एंड फाइनेंशियल वेलबीइंग। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रू मीनिंग ऑफ मेंटोर इज, ट्रू मीनिंग ऑफ मेंटोर इज, आपने बताना ये है जो टर्म मेंटोर है इसका जो जो मोस्ट प्रॉपर वर्ड है उसका क्या है, नर्चर, ट्यूटर, ट्रेनर, टीचर। तो ये बहुत करीब करीब हैं चारों अल्फाज जो हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल वर्ड फॉर द मीनिंग ऑफ द मेंटोर। दोबारा देखिएगा, द ट्रू मीनिंग ऑफ मेंटोर इज नर्चर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SAR, SAR stands for number 1 self assessment report, number 2 satisfied assessment report, number 3 self assumed report और number 4 है self satisfied report. The first option is the correct option. SAR, SAR stands for self assessment report. तो SAR stands for self assessment report. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एकेडमिक एक्टिविटी कैलेंडर इज प्रिपेयर्ड बाय DPI कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस, सेक्रेटरी ऑफ HED। आपने बताना ये है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर जो है एकेडमिक एक्टिविटी कैलेंडर जो है जारी किया जाता है, इसको कौन प्रिपेयर करता है, यानी इसको DPI कॉलेजेस प्रिपेयर करता है या डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस करता है या कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस करता है या कि सेक्रेटरी HED करता है। तो इसमें दुरुस्त जवाब है DPI कॉलेजेस। एकेडमिक एक्टिविटी कैलेंडर इज प्रिपेयर्ड बाय DPI कॉलेजेस। तो पहला ऑप्शन है DPI कॉलेजेस है वो करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवॉइडेंस ऑफ डूइंग ए टास्क इज कॉल्ड नेग्लिजेंस, हेजिटेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन और करप्शन। तो आपने बताना ये है कि अवॉइडेंस ऑफ डूइंग ए टास्क, किसी काम से अवॉइड करना, किसी काम से गुरेज करना, ये क्या कहलाता है, इसके लिए कौन सा ख़ास लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाता है। अवॉइडेंस ऑफ डूइंग ए टास्क इज़ कॉल्ड, नंबर 1 ऑप्शन है नेग्लिजेंस, नंबर 2 ऑप्शन है हेजिटेशन, नंबर 3 ऑप्शन है प्रोक्रेस्टिनेशन और नंबर 4 ऑप्शन है करप्शन। नंबर 3 ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द अवॉइडेंस ऑफ डूइंग ए टास्क। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम। टर्म का नाम है फ्लिप्ड क्लासरूम, वाज प्रेजेंटेड बाय जोनाथन बर्गमन, ऑरन सैंस, अबव ऑफ, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ दिस। आपने बताना ये है कि ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था। उसमें पहला ऑप्शन है जोनाथन बर्गमैन, दूसरा ऑप्शन है ऑरन सैम्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, यानी पहले दोनों जो फिलासफर्स हैं दोनों जो हैं वो इसके राइटर हैं और जो इसके इस कंसेप्ट के जो हैं बानी हैं, और तीसरा चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इसमें कोई ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। तो रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स, इसमें जो जो दुरुस्त जवाब है वो है बोथ ऑफ द अबव। इसका मतलब ये है कि ये जो किताब है, ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ द फ्लिप्ड क्लासरूम जो है, इसके जो ये बेसिकली किताब का नाम भी है। नेक्स्ट इसके बारे में एक क्वेश्चन भी मैंने शामिल किया है। तो ये जो कंसेप्ट है इसके दो जो हैं वो इसके पीछे बानी है, इसके हैं, एक जोनाथन बर्गमैन और दूसरा है ऑरन सैम्स। तो दोनों ने मिलकर जो है ये काम किया है। जो इनकी किताब है उसमें भी को राइटर हैं ये, और ये जो सिस्टम है कंसेप्ट ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम जो है ये इन दोनों की मुश्तरका काविश है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। EOL स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, स्पेशल लीव, हज लीव, अर्नड ऑफिस लीव। आपने बताना ये है
कि ये टर्म है, ये एब्रीवेशन है EOL। EOL स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या स्पेशल लीव या फिर हज लीव, और तीसरा है, फोर्थ ऑप्शन है अर्नड ऑफिस लीव। द करेक्ट आंसर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। EOL स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फीमेल स्काउट्स इज कॉल्ड गर्ल्स गाइड, स्टूडेंट्स गाइड, वुमेन गाइड, नन ऑफ दिस। द आंसर इज गर्ल गाइड्स। और इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द स्काउट्स मूवमेंट? रॉबर्ट बेडन पावल। तो रॉबर्ट बेडन पावल जो है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द स्काउट्स मूवमेंट, और इसको रॉबर्ट बेडन पावल को जो है फादर ऑफ द स्काउट मूवमेंट भी जो है कहा जाता है। इसका तल्लुक बरतानिया के साथ था, और ये बुनियादी तौर पे एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर था, और इसने रिटायरमेंट के बाद जो है स्काउटिंग का जो सिस्टम है, स्काउटिंग मूवमेंट जो है उसकी बुनियाद रखी थी। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द एंड फाउंडर ऑफ द स्काउट्स मूवमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, HEC वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2002, 2012, 2018 एंड 22। द आंसर इज़ 2002। तो HEC हायर एजुकेशन कमीशन जो है, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी 2002 में, और डॉक्टर अताउर रहमान जो हैं इसके बानी रहे हैं, और इसके पहले इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर अताउर रहमान थे HEC के। ई-रोज़गार प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2017, 2018, 2019 और 22। द आंसर इज़ 2017। तो ई-रोज़गार प्रोजेक्ट जो है ये पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और ये 2017 को जो है इसका आगाज़ किया गया था, और आगाज़ में जो है ये पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट जो थे वहाँ से इसका आगाज़ किया गया था। और इसका ये जो ई-रोज़ प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, ये उसका बेसिकली जो है वो प्रोजेक्ट है। इसके बारे में शुरू में जो है एक क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द केस ऑफ द अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी फॉर मोर देन स्पेस, आगे स्पेस दी गई है, द पेनल्टी ऑफ द कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स और 4 ईयर्स। आपने बताना ये है कि इन केस ऑफ द अब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ फॉर मोर देन, कितने अरसे कितना अरसा जो है इंसान, जो एक सरकारी मुलाजम है वो अपनी ड्यूटी से जो है वो गैर हाज़िर रहे, तो फिर उसको जो उसकी जो पेनल्टी है वो क्या है, उसको कंपलसरी रिटायरमेंट की सज़ा दी जाएगी, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस जो है, ये 3 बड़ी सज़ाएँ उसको दी जा सकती हैं। अगर वो एक ख़ास वक़्त तक जो है वो अपनी सर्विस जो है वो गैर हाज़िर रहता है, तो कितना अरसा वो गैर हाज़िर रहे, तो उसको ये 3 सज़ाएँ दी जा सकती हैं। यानी कंपलसरी रिटायरमेंट उसको दे दी जाती है, उसको रिमूवल फ्रॉम द सर्विस कर दिया जाता है, या उसको डिसमिस फ्रॉम द सर्विस किया जाता है। तो उसमें दुरुस्त ऑप्शन है 1 ईयर। द करेक्ट आंसर इज़ 1 ईयर। आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अभी चूँकि मैं स्ट्रेस से फारग हुआ हूँ, तो हर जो पेपर है उसके अंदर जो है इसको शामिल किया गया है। तो 1 ईयर जो है इज़ द करेक्ट आंसर। 1 साल, अगर 1 साल से ज़ायद, अगर 1 साल से ज़ायद जो है, चाहे एक दिन ही ज़ायद क्यों ना हो, अगर एक सरकारी मुलाजम जो है, पंजाब गवर्नमेंट का सरकारी मुलाजम जो है वो अपनी सर्विस से 1 साल से ज़ायद, चाहे वो एक दिन ही क्यों ना हो, गैर हाज़िर रहता है बगैर किसी तलाक़ के, बगैर छुट्टी के, तो उसको जो है वो जबरी रिटायरमेंट कर दिया जाता है। कंपल्सरी रिटायरमेंट उसको जो है दे दी जाती है, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस हो सकता है, और उसको सर्विस से डिसमिस भी किया जा सकता है। तो मोर देन 1 ईयर जो है अगर वो अब्सेंट रहता है। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अल्लाह हाफिज़।